विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। लगभग 97 करोड़ लोगों को ये अधिकार है कि वे अपना मत दें या फिर मत दें। हालांकि देना सभी को चाहिए। हर तरफ चुनावी चर्चाएं हैं और राजनीतिक माहौल गर्म है। ऐसे में एक ऐसा व्यंग्यात्मक लेख जो प्रकाशित हुआ था लगभग 4 दशक पूर्व, जिसे लिखा था मशहूर लेखक व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी ने। यूं तो यह एक काल्पनिक चुनावी प्रक्रिया पर आधारित है, मगर कई वन लाइनर्स में एक ऐसा संदेश स्पष्ट सुनाई देता है जो आज 4 दशक बाद भी उतना ही सार्थक लगता है। तो आइए आनंद लीजिए इस व्यंग्य का, जिसका शीर्षक है जम्बू द्वीप में चुनाव। प्राचीन काल में चुनाव बहुत सस्ते, सुंदर, टिकाऊ और मजबूत होते थे। जब भी जम्बू द्वीप राष्ट्रपति का मूड आता और वह यह अनुभव करते कि लोकसभा में पापाचार बढ़ रहा है, सदस्यगण परस्पर उद्दंडता का व्यवहार करने लगे हैं, वे ऋषि मुनियों से सलाह करते कि गुरुवर, अब क्या किया जाए। विश्वामित्र, वशिष्ठ वगैरह उन्हें शास्त्रों के वचन सुनाते, तत्संबंधी रोचक कथाएं और प्रसंग बताते कि अमुक समय अमुक राष्ट्रपति ने ऐसी स्थिति होने पर कैसा किया था। अंत में वे स्वयं का मंतव्य देते कि हे राष्ट्रपति, ऐसे में लोकसभा भंग कर देना ही उचित है। तुरंत आज्ञा प्रसारित हो जाती, अर्थात एक राजपुरुष घोड़े पर ड्रम बजाता हर चौमुहाइनी पर यह घोषणा करता फिरता कि लोकसभा भंग कर दी गई है। वह यह भी बता देता कि आप लोग अगली श्रावण की चतुर्थी या कार्तिक पूनम या जो भी ऐसी तिथि हो तक अपने प्रतिनिधिगण चुन लें और राष्ट्रपति के पास पठवाए दें। उस दिनांक तक जो प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं पहुंचेगा सो सदस्य नहीं माना जाएगा। ढम ढम ढम, सुनो सुनो करता वह आगे बढ़ जाता। उस काल में लोगों को यह स्वतंत्रता तो थी ही कि वे अपने प्रतिनिधि चुन लें, साथ में यह स्वतंत्रता भी थी कि चाहे तो ना चुने। जिस क्षेत्र में सभी उल्लू के पट्टे बसते थे, वहां के लोग लोकसभा की गरिमा बनाए रखने के लिए अपने प्रतिनिधि नहीं भेजते थे। जिस क्षेत्र में कामकाज ठीक चल रहा होता और यदि उनको कोई विशेष समस्या नहीं होती तो वहां से भी कोई आदमी लोकसभा में नहीं जाता था। राजआज्ञा प्रसारित होने के उपरांत हाट बाजार में जब लोग एक दूसरे से मिलते तो परस्पर ऐसी बातें करते, नमस्कार नमस्कार जी, कहिए महानुभाव, अपने क्षेत्र में लोकसभा के लिए किसी योग्य प्रतिनिधि को भेज रहे हैं अथवा नहीं। विचार चल रहा है, दूसरा कुछ चिंतित स्वर में कहता, कोई योग्य व्यक्ति मिल नहीं रहा है। वाचस्पति जी को भिजवाइए, बड़े ज्ञानी हैं, शास्त्र नियमादि जानते हैं, ईमानदार तो हैं ही, लोकसभा के लिए उपयुक्त रहेंगे। या गुजार सिंह, परम वीर और नीति कुशल, राजनीति में ऐसे व्यक्ति भी कभी कभी बड़ा काम कर जाते हैं। गुजार सिंह जी से निवेदन किया था हम लोगों ने, पर उनके साथ एक बड़ी समस्या है। सो क्या? उनकी दूसरे क्रम की बिटिया 16 वर्ष की हो गई है और कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। बड़े चिंतित हैं, क्षेत्र से बाहर जाकर वर तलाशने की सोच रहे हैं। कह रहे थे भाई, चुनाव और लोकसभा के पचड़े में पड़ गया तो कन्याकुमारी रह जाएगी, इसीलिए मुझे क्षमा करो। अच्छा, देखिए साहब क्या होता है। यदि योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो इस बार किसी को नहीं भेजेंगे। ठीक बात है भाई। और आपके यहाँ? हमारे यहाँ 2 के बीच चयन करना है। एक तो वृंदावन बिहारी का बड़ा पुत्र है जो अभी बनारस से अध्ययन कर लौटा है। बड़ा मेधावी और होनहार है, यद्यपि सांसारिक अनुभव कम है। दूसरे सुमेरु प्रसाद हैं, उन्हें तो आप जानते ही हैं। देखिए क्या होता है। अक्षय तृतीया को चुनाव का मुहूर्त निकला है। अब जिसके भाग्य में राजयोग प्रबल होगा जीत जाएगा। हाँ, ये तो है ही। अच्छा, चलते हैं। नमस्कार नमस्कार। जरा सुनिए, जुझार सिंह से कह दीजिए चिंता न करें, हमारी देख में एक लड़का उनकी ही जाति का है। खेती है, 8-10 गौएं हैं, वृद्ध पिता का इकलौता है,
माँ का देहांत हो चुका है। देखिए, हम चर्चा चलाएंगे, भगवान ने चाहा सब ठीक हो जाएगा। उनसे कहना चिंता न करें। दोनों विदा हो जाते। पहले के वोटर बड़े भोले होते थे। वारियों के लिए योग्य वर चुनने में जितनी चिंता और होशियारी बरतते थे, लोकसभा के लिए अपना प्रतिनिधि चुनने में भी वैसी ही फिक्र रखते थे। यूं तो रोज ही सलाह मशविरा अलग अलग धड़ों में चलता रहता, पर 6-4 दिन पहले हलचल बढ़ जाती। गांव को गांव की चौपाल पर 3-4 बूढ़े कुछ न कुछ शुद्ध लेखन करने वाले छोकरों को लेकर वोटर सूची बनाने बैठ जाते। किसी के छोटे भाई या बुआ जी का नाम भूल जाते तो तुरंत किसी छोकरे को दौड़ा कर पूछवा लिया जाता। सबके नाम लिखे जाते। किसी को संदेह हो तो भाई आकर अपना नाम देख ले, पर जो देखने जाते उन्हें गालियां ही पड़ती। का है पंडित जी, हमारे नाम है कि नहीं सूची माँ? नहीं है, भाग जाओ। बाएं लागी आपके, ऐसा ना करो महाराज, हमका मधवा को वोट देने का है। तुम्हाऊ को अकेले फिक्र है अपने नाम की। यह देखो तुम्हारा नाम अब ही लिखा है। विश्वास तो उठ ही गया है इस युग में। कली काल आ गया भाई। पास ही बैठा दूसरा बुड्ढा कहता, अरे नहीं कक्का, हम समझे आप कहीं हमें बच्चा समझकर टाल न दें, इस वास्ते पूछ रहे थे। जिन जिन लड़कन की मौज की रेख फूट गई है, सबको अधिकार है वोट देने का। और लड़किन का? तुम्हें उनसे का मतलब? ऐसे ही पूछा था। जवान लड़किन को भी अधिकार है। अब भागो, चलो यहां से, काम करने दो, बेशरम। लड़के भाग जाते और बूढ़े फिर वोटर लिस्ट बनाने बैठ जाते। प्राचीन काल में चुनाव का सारा मामला सस्ते में और प्रेम से निपट जाता था। नामांकन के दिन सारे उम्मीदवार उषा काल के पूर्व उठते, प्रातः कर्म से निपट चकाचक सिर मुंडवा स्नान करते और पूजा का धवल वस्त्र पहन मंदिर के चौक में हरे पत्तों की डाल हाथ में लेकर बैठ जाते। किसी के हाथ में पीपल की डाल होती, किसी के हाथ में आम की। यही उनका चुनाव चिन्ह समझिए। भाषण में नहीं देते। हाँ, कोई पास आ प्रश्न करे तो उत्तर दे देते थे। कहो भाई, तुम भी लोकसभा जाने का विचार कर रहे हो? हाँ दादा, आशीर्वाद दीजिए। क्या करोगे वहां? देखिए, एक तो तालाब की समस्या है। 4 वर्ष से हम देख रहे हैं कि उसकी दुर्दशा हो रही है। गवर्नमेंट के समक्ष हम ये समस्या नहीं रखेंगे तो केले की उपज मारी जाएगी। दूसरे, जब से मलिया गुरु तीरथ जाकर मरखप गए, व्यायामशाला की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लड़के जैसा समझते हैं दंड पेल देते हैं। बाहर से मल्ल नहीं आएगा तो समझिए अनर्थ हो जाएगा। तीसरे, दादा, हमसे यह अन्याय नहीं देखा जाता कि जिनके परिवार का आदमी वीर गति को प्राप्त हुआ, उनकी विधवा और बाल बच्चों के पोषण के लिए जमीन का टुकड़ा ना हो। ठीक कह रहा है, उम्मीदवार का समर्थन करने वाला कहता। ठीक उसी समय मंदिर के प्रांगण में दूसरा प्रत्याशी कहता, अरे हमने बहुत पोथी पढ़ी है, विदुर नीति, चाणक्य नीति, वृहधरी नीति का शतक, साथ में भारत का संविधान चाट गए हैं पूरा। एक एक धारा पूछ लो, सुनाए देते हैं। अब इतने ज्ञान का यहाँ रहकर अचार मुरब्बा बनाएंगे क्या? हमें तो जाना ही पड़ी। खंडन की जरूरत पर खंडन करेंगे, मंडन की बात पर मंडन करेंगे। रात तक पूरे चुनाव क्षेत्र में बात फैल जाती कि अमुक अमुक व्यक्ति जो आज महादेव के मंदिर में आए थे चुनाव के प्रत्याशी हैं, और घर घर में चर्चा चल जाती कि किसे वोट दें। अटकलें चालू हो जाती, चौपालों पर राजनीति छटती। भाई, ये गंगाराम बहुत तेज है, लगता है जीत जाएगा। कैसे? तालाब का प्रश्न उठाकर एक तरफ बूढ़ों को बांधे है, व्यायामशाला के सुधार की बात कर सारे छोकरों को मिलाए है, और वीरों की विधवाओं के प्रति पीड़ा दिखाकर स्त्रियों का मन जीतने की चेष्टा कर रहा है। सो तो बड़ा तेज है, करेगा या ना करेगा राम जाने। इसी तरह चर्चाएं चलती रहती और लोग मन बनाते रहते, किसे वोट दें। जीपें तब थी नहीं। प्रत्याशी घोड़े पर बैठे गांव गांव घूमते थे, मान्यताएं लेते, मंदिरों के दर्शन करते और बड़े बूढ़ों के चरण छूते। जहां जाते उपदेश सुनने को मिलता, अरे भाई, लोकसभा में जाओ तो सबसे सम्मान से बात करो और सोच समझ कर बोलो, ऐसे नहीं कि मार लड़ना लगे लोगों कुत्तों जैसे।
जा तो रहे हो पर क्षेत्र की नाक मत कटवाना। कोई ऐसी वैसी बात सुनाई दी तुम्हारे बारे में तो समझ लेना ये जूते और तुम्हारा सिर। नहीं दादा, आपकी कृपा और आशीर्वाद बना रहे, कोई मौका नहीं मिलेगा शिकायत का। प्रत्याशी गण घोड़े पर बैठे गांव गांव घूमते रहते और सबको जिला केंद्र आने का आमंत्रण भी देते। उनके हाथ में वृक्ष की हरी डाल होती जिसे वे झंडे की तरह उठाए रहते। हर किसी को प्रणाम करने का यह चुनावी मौसम चलता रहता। जब अक्षय तृतीया, सावन की अष्टमी या पूस की अमावस्या टाइप का दिन आता, कुर की वनिताएं सुबह से श्रृंगार करने लगती और युवक तो एक दिन पहले से ही उछलने लगते। ढोल धमाके के साथ नाचते गाते लोग पोलिंग केंद्र की ओर प्रयाण करते, क्योंकि भारतीय संस्कृति उन दिनों जोर पर थी और नाचने गाने के प्रत्येक अवसर पर लोग भरपूर उपयोग करते थे। पोलिंग स्थान पर चौक पूरे जाते और मंत्रोच्चार के साथ कुम्हार के लाए मटके राजपुरुषों की निगरानी में सजा कर रख दिए जाते। वोट छापने का खर्च नहीं होता था। ना दीवारें रंगी जाती, ना पोस्टर लगते, न दारू बढ़ती। हर प्रत्याशी के नाम की एक पत्ती घोषित हो जाती, पीपल, आम, बड़ आदि। लोग जिस उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनाना चाहते, मटके में उसकी एक पत्ती डाल देते। गंगाराम के चाहने वाले आम की पत्ती डालेंगे और मधवा की प्रेमी पीपल की। राजपुरुष गांव गांव का क्रम से नाम बुलाता और लोग लुगाइयां अपना वोट डालते। गड़बड़ ना हो जाए इसलिए वोट के बाद उदना हो जाता। कन्याओं के चेहरों पर बिंदी लग जाती, पुरुषों के हाथ या बाहों पर। अच्छे दिन थे वो। पोलिंग में झगड़े झांसे होते नहीं थे। आजकल के जमाने जैसी खींचतान थी ही नहीं। गिनती होने पर जिसकी पत्तियां मटके में से ज्यादा निकलती, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता। वह फौरन दर्शन करने मंदिर भागता। राजघाट उस जमाने में था नहीं, इसलिए झूठी कसम का प्रश्न नहीं उठता था। लोग अपने अपने मंदिरों में या बूढ़े बड़ों के चरण छू जो शपथ लेते थे उसे निभाते भी थे। कभी कभी धोखा भी हो जाता था, तब उस अम्पी को मार पीट कर ठीक कर लिया जाता था। जैसे गंगाराम के ही चुनाव क्षेत्र में बद्रीलाल का किस्सा हुआ था। चुनकर गया तब तो ठीक ठाक था, पर राजधानी पहुंचकर उसका दिमाग फिरने लगा। कुछ दिनों बाद पता लगा कि अफीम निर्यात के आज्ञा पत्र धनाढ्य व्यापारियों में बांट गुप्त रूप से धन कमा रहा है। फिर खबर आई कि सुरक्षा नगरी में उसने एक मकान लिया है और वहां एक पतुरिया को रखे है। मदिरा पान की खबर भी उड़ी तो चुनाव क्षेत्र के बड़े बूढ़ों और स्थानीय ऋषि मुनियों ने सोचा पता लगाया जाए कि सच्चाई क्या है, क्योंकि बद्रीलाल को वे बचपन से जानते हैं, तो ऐसा था तो नहीं। सब दिल्ली पहुंचे, खोजबीन की तो पता लगा सच है। वास्तव में बद्रीलाल पतन के गर्त में उतर गया। छी छी, ऐसा व्यक्ति क्षेत्र की ओर से लोकसभा में बैठे तो लोकसभा का मान तो गिरता ही है, क्षेत्र की नाक भी कटती है। वह उसे पकड़कर ग्राम लाए। बहाना बनाया कि हम तेरा सम्मान करेंगे। नेताओं में तो सम्मान की खुजली होती ही है। आ गया दांव में। पर यहां तो स्थिति दूसरी थी। चौक में बिठाकर एक मुनिवर ने कहा, देखो बंधुओं, ये है बद्रीलाल जिसे हमने चुनकर भेजा। वहां जाकर इसने जो कर्म किए उससे इसका ही नहीं सारे गांव का मुंह काला हुआ है। सो जिसने इसे वोट दिया उसे शपथ अपने बाप की, अगर इसे जूता न लगाए। जो दृश्य था वह ऐतिहासिक था। प्रजातंत्र की इज्जत रखने के लिए उस जमाने के लोग अगर वोट देते थे तो जूता उठाने का भी साहस रखते थे। गंगाराम जब चुना गया तब लोगों ने यही कहा था, याद है भैया बद्रीलाल का किस्सा? एमपी बने हो तो ठीक से रहना। वो बद्रीलाल नंगे पैर गया था, लौट कर आया था तो हाथ में सोने का कंकण था। पूछा किसने दिया सम्मान में, तो इधर उधर के झूठे प्रसंग बनाकर सुनाने लगा। समझता था हम मूर्ख ही हैं। अरे चुने गए हो तो अपनी मान मर्यादा से रहो, सेवा करो। अगर कोई ऐसी वैसी बात सुनी तुम्हारे बारे में, बस समझ लेना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगाराम बताए देते हैं। ऐसा था प्राचीन काल में प्रजातंत्र। गंगाराम हो या जो भी हो,
जब इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना होता तो सारा क्षेत्र छोड़ने आता। नदी किनारे तक वाचस्पति जी और जुझार सिंह भी आते और उसे चिट्ठी दी जाती कि इसे हमने चुना है, जिसे वह संभाल कर रख लेता था। अब कहाँ रहे वो लोग, ना वैसे वोटर रहे ना वैसे नेता। अब तो जो छटा हुआ धूर्त होता है वही जाता है दिल्ली। गुजर गया वह जमाना भैया, क्या प्रजातंत्र होता था उस समय। खैर छोड़ो, आज की सोचो। ये ससुरे खड़े हो गए हैं, इनमें एक भी है वोट के काबिल? क्या जाने भाई, प्रचार भी रहा है, सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ है।